नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुजर RS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से आपके वर्ण विचार टॉपिक लेकर के। वर्ण विचार जो टॉपिक चल रहा था अपना, वर्ण विचार नाम शीर्षक जो चल रहा था, इस शीर्षक में हमने सब कुछ वर्ण का वर्गीकरण कर लिया था। इसके बाद में हम कर रहे थे अन्य महत्वपूर्ण या अन्य तथ्य या महत्वपूर्ण वर्ण, यानी कि अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पे हम चर्चा कर रहे थे। आइए चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अपन इसमें जो है मात्रा के बारे में चर्चा कर चुके थे कि मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। यानी कि ये क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं उनका चिन्ह होता है, इनका एक संकेत होता है। इन स्वरों का क्या होता है, एक संकेत होता है। क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा अपन ने पढ़ा था इसके बाद में मात्रा के बाद में अयोग वाह है। अयोग वाह है स्वर पढ़ा था। ये स्वर में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था विसर्ग। ठीक है दोस्तों, दूसरा पढ़ा था इसमें अनुस्वार। क्या पढ़ा था, अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की अंदर मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि इसी का एक रूप होता है अर्धचंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु। यानी कि अर्धचंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु और अनुस्वार तीनों इसी में आता है। इसको हम कहते हैं चंद्रबिंदु, इसको कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीनों जो है ये क्या है, एक रूप है किसका, अनुस्वार का है। अनुस्वार का प्राचीन या फिर कहें मूल भाषा संस्कृत का जो रूप था अनुस्वार था, यह धीरे धीरे विकसित हुआ और विकसित होने के बाद में हिंदी भाषा के अंदर क्या आया, चंद्रबिंदु आया। और इस चंद्रबिंदु जो है धीरे धीरे इसमें से एक और रूप सामने आया जो था अर्धचंद्रबिंदु। इनको कहते हैं अर्ध विकसित कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इस वाले को कह सकते हैं विदेशी या फिर आगत या मेहमान। ये अपन जान चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों की एक कुछ विशेषता है जो मैं आपको बता देता हूँ। विशेषता क्या है, देखिए दोस्तों, विशेषता ये है, पहली विशेषता तो ये है, ये स्वर व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होते। कभी भी इनको अगर बात करें कि ये दोनों ही स्वर किस स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं क्या, स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं ये स्वर, लेकिन व्यंजनों के साथ नहीं होते। ये स्वर व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होते। जैसे कभी भी आपने अगर अंतः इस्तः देखा होगा, क्या आया है, विसर्ग आया है दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अंगूर देखा होगा, किस पे आया है, अ पे आया है। किस पे है, अ पे आया है, यानी स्वर के साथ। किसके साथ है, स्वर के साथ। अब यहाँ की बात करूँ तो त के अंदर क्या मिलावा है दोस्तों, अ, और अ के साथ ही क्या है, स्वर है। ठीक है दोस्तों, विसर्ग है इसी के साथ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसके साथ प्रयुक्त नहीं होते, व्यंजनों के साथ नहीं प्रयुक्त होते। ये किसके साथ रहते हैं, हमेशा स्वरों के साथ ही रहते हैं, व्यंजनों के साथ प्रयुक्त नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात जो इसकी है वह है दोस्तों क्या, कि ये सदैव, अपने जैसे मात्रा गिनना सीखा था, तो ये सदैव दो मात्रा होती है, यानी कि द्विमात्रिक होती है। द्विमात्रिक होते हैं। क्या होता है कि ये सदैव
स्वरों के साथ ही प्रयोग होंगे। ये सदैव दो मात्रिक यानी द्विमात्रिक होंगे। इनका चिन्ह हमेशा दोनों का ही जो चिन्ह होगा वो एस वाला होगा दोस्तों, कभी भी आई वाला चिन्ह इनके साथ नहीं होगा। हम व्यंजनों की गणना करें, जैसे अभी मैंने अंगूर लिखा था, अंगूर लिखा, अगर इसमें आपसे मात्रा गिनने के लिए कहा जाए तो देखो दोस्तों, इसको मैंने क्या कहा, अभी एस वाला चिन्ह लगेगा इसके साथ। इसके साथ ग के अंदर क्या है, ऊ की मात्रा कौन सी, छोटी, छोटा ऊ किस में आता है, इसमें। और र के साथ क्या है, अ, यानी कि ये हो गया बराबर। इसमें कितनी मात्रा हो चुकी है दोस्तों, 4 मात्रा हो चुकी। समझ में आया। हमने ये जो बिंदु है इसको क्या माना है, ए तो वैसे कितना था, ए तो 1 मात्रा का संकेत देता है, लेकिन यहाँ पर बिंदी आने से ये क्या हो गया, 2 मात्रा का संकेत, 2 मात्रा का संकेत दोस्तों ये देगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले तथ्य की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है हमारा, कि संयुक्त अक्षर क्या है दोस्तों, संयुक्त अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अक्षर जो है उसमें कौन कौन से स्वर व्यंजनों से मिलकर के बना है, या इसमें कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, कुल वर्ण कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन संयुक्त अक्षर के अंदर से पूछे जाते हैं। विच्छेद क्या होगा इनका, ये पूछा जाता है। कौन सा अगला पॉइंट कौन सा है, संयुक्ताक्षर। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्या, संयुक्त अक्षर। ये होती है इसकी संधि विच्छेद दोस्तों, और ये होती है संयुक्ताक्षर। यहाँ पर है और यहाँ ए मिलकर के आ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, संयुक्त अक्षर होते कितने हैं। क्या पूछा जाता है दोस्तों, संयुक्त अक्षर होते कितने हैं। तो हमारे पास जहन में एक ही बात आनी चाहिए कि संयुक्त अक्षर दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, अगर संख्या पूछ ली जाए आपसे संयुक्त अक्षर की तो संख्या दोस्तों 4 होती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें होते कौन कौन से हैं, निम्न में से संयुक्त अक्षर नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो एक तो होता है श, त्रे, गे और श्रेय। ये चारों के चारों क्या आते हैं, संयुक्त अक्षर में आते हैं दोस्तों। किस में आते हैं, संयुक्त अक्षर में आते हैं। और इस 4 ही वर्ण मैंने पूछा है कि चारों वर्ण जो है, अक्षर जो है, ये किस में आएंगे, संयुक्त अक्षर में आएंगे। इनमें से एक दूसरा दे देगा आपको और कहेगा, जैसे मान लीजिए संयुक्त का ये वाला दे दिया, क्या ये संयुक्त है, हाँ ये भी संयुक्त है, ये भी 2 अक्षर मिले हुए होते हैं, वो सारे के सारे संयुक्त होते हैं। लेकिन जो संख्या के आधार पर संयुक्त अक्षर पूछा जाएगा वो इनमें जो श्रेय है उसको लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये भी संयुक्त है, ये भी क और त से बना हुआ है, सारे के सारे किसी न किसी से मिलके बना हुआ है, स्वर व्यंजनों से मिलके बना हुआ है। तो यानी कि ये भी तो उसी से बना हुआ है, संयुक्त है। हम 100% ये कहेंगे कि ये भी संयुक्त अक्षर है। लेकिन इसके आधार पर संख्या 4 है, उस चारों में से अगर नहीं है तो हम उसे कौन से को गलत करेंगे दोस्तों, इसको गलत करेंगे। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पर हमारे पास ये वाला श्रेय होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आगे अब पहला क्वेश्चन कितनी संख्या है, दूसरा क्वेश्चन इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपके सामने, इसका विच्छेद क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्या आएगा, विच्छेद। यानी कि इसमें क्या होता है, क होता है दोस्तों, श होता है दोस्तों और अ होता है। यानी कि इसको मैं इस रूप में न लिख करके क प्लस स भी लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि इस अ को इस स के अंदर मिला करके पूरा स लिख दूंगा, क आधा रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि इन सब में कितने वर्ण शामिल किए जाते हैं दोस्तों, 3 वर्ण शामिल किए जाते हैं। कितने, 3, 1 2 3, 3 वर्णों से मिलकर के संयुक्त अक्षर बने। कितने वर्णों से, 3 वर्णों से मिलकर के चारों के चारों संयुक्त अक्षर मिले। अगर इसकी बात करूँ तो भी 3 है, इसकी बात करूँ तो इसमें आएगा त प्लस र प्लस अ। अगर मैं इसको इस तरह ना लिख करके क्या लिख सकता हूँ, त प्लस र पूरा लिख दूंगा, क्योंकि अ को इसके साथ मिला करके र पूरा लिख दूंगा। इसी प्रकार से इसी की बात करें तो इसमें आएगा दोस्तों ज प्लस गे, यानी कि इसी वर्ण का अंतिम अक्षर जो आता है वो प्लस अ
यानी इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ज प्लस ञ। इसी प्रकार से इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें आ जाएगा स प्लस र प्लस र प्लस ए, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सब आधा और र पूरा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखना है हमें, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखना है। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब तक 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि कितने हैं, 4 हैं, 4 कौन कौन से हैं, ये है, निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने वर्णों से मिलके बना है, तो हम कहेंगे 3 वर्णों से मिलके संयुक्त अक्षर बने हुए हैं, 1 2 3, सभी में 3 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, श का वर्ण विच्छेद है, विच्छेद होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस श का विच्छेद क्या होगा। दोस्तों मेरे पास 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। एक तो दे रहा हूं मैं आपको क प्लस स, दूसरा दे रहा हूं क प्लस स, तीसरा दे रहा हूं क प्लस स, और एक दे रहा हूं क प्लस स। बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका सोल्व भी किया हुआ आपके सामने ही। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या देखना है, एक ज़्यादातर जो ऑप्शन दे रहे होंगे वो पहला ही ऑप्शन सही दे रहे होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कंडीशन में इसका दूसरा ऑप्शन आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन सामने आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे छोटी जो अवस्था जो हमारे पास है वो ये आएगी पहले। और दूसरी बात क्यों आएगी ये, क्योंकि मैंने इसको हलंत कर रखा है, ए कहाँ मिलाया हुआ है, इसमें दिख रहा है आपको, हलंत किया हुआ है। मतलब हलंत का मतलब है ए को मैंने इनके साथ, दोनों के साथ नहीं मिलाया है दोस्तों। और नहीं मिलाने के कारण इन दोनों की स्थिति क्या रहेगी, आधी रहेगी। और यहाँ तो अगर आपने ये राइट लगाया है इसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो गया हमारे पास, इसमें तो ए मिला हुआ है, और ए मिलते हैं तो ये आधा थोड़ी रहता, पूरा हो जाता। इसीलिए यही गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कर देते हैं बहुत जल्दी में। संयुक्त अक्षर 4 हैं, इसका विच्छेद क्या, विच्छेद भी सही करेंगे, क प्लस स प्लस ए करेंगे या तो, या फिर क प्लस ए वो स पूरा कर देंगे क्योंकि ए को मिला करके। और आपको ये वाला ऑप्शन सबसे पहले मिलेगा एक तो, और दूसरे नंबर पे ये मिलेगा। और सबसे पहले इसी को लगा देंगे कि इसमें ए भी मिला दिया, चलो। लेकिन ये नहीं देखा कि विच्छेद किसका पूछा है, पूरे स का पूछा है या आधे स का पूछा है, यहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह सभी में से इसी तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है। एक बात आती है हमारे पास यहाँ पर, इसका उच्चारण जो गे हम आजकल विज्ञान देख सुनते हैं या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या लिखते हैं, विज्ञान। लेकिन इसका रूप दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए ना, इन दोनों को जोड़ के, तो बना हुआ है इन दोनों से मिलके ये, और इसका विज्ञानिक ज्ञान होता है, ये विज्ञान, ये ज, यानी कि विज्ञान होता है। अगर इसको बोला जाए ना विज्ञान है शुद्ध उच्चारण, लेकिन प्रचलन में क्या आ चुका है, गे, विज्ञान क्या आ चुका है, गे आ चुका है। इसका ये क्या हो गया, लोक प्रचलन में आ चुका है दोस्तों, ये लोक प्रचलन में आ चुका है, गलती है, लोक प्रचलन में आ चुका है, इसलिए इसको गे बोलते हैं। अगर कोई विज्ञान बोलने लग जाए ना तो समझेंगे विज्ञान पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन शुद्ध उच्चारण तो विज्ञान ही है, विज्ञान तो ये लोक प्रचलन में आने के कारण इसका रूप बिगड़ गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात करते हैं हम ताड़नजात वर्णों की। आप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोई से न कोई से वर्णों की बात करता ही रहता हूँ, और अलग अलग विच्छेद हमने पढ़ा था, अलग अलग वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा है। उनमें ताड़नजात वर्ण भी हमने पढ़े हैं, इसकी बात भी करे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अपने वर्ण जाने थे, उनकी विशेषता नहीं जानी थी। वो विशेषता पढ़ लेते हैं कि उनकी विशेषता है क्या, कौन से ताड़नजात। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर दें
राय अपनी की कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, सुपर गुड, अच्छा, जो भी आपको कमेंट करना हो करिए, नहीं तो थंब तो ज़रूर करिए कि हाँ अच्छा चल रहा है, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं बात कर रहा था ताड़न जात की। ताड़न जात, ताड़न जात वर्णों की बात कर रहा था। ये ताड़न जात वर्ण आप सभी को पता है। सबसे पहला क्वेश्चन की कितनी संख्या है इनकी, क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला संख्या, संख्या का नाम आते हैं हमारे पास, सीधा सा आता है 2। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में 2 ही मिलेंगे, एक तो ये वाला डे, एक ये वाला डे। आपसे कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोला कौन सा नहीं है, क्योंकि 3 भी होते हैं ना तब भी एक दूसरा देख के पूछ लेगा, लेकिन 2 ही है तो वो यही पूछेगा कौन सा है, तो इन दोनों को ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये है। पहली बात इनकी विशेषता पढ़ते हैं। क्या विशेषता है इनकी? विशेषता है कि ये वर्ण कभी स्वर रहित नहीं होते दोस्तों, होते हैं। क्या नहीं होते हैं? स्वर रहित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्या कारण है इनका? क्योंकि जैसे ये वाला ड था और ये वाला ड था, इनके नीचे स्वर रहित होते क्या लगता था? हलंत लगता था। अब ये वाला जो ड आ रहा है, ये वाला ड आ रहा है, इनके नीचे ऑलरेडी क्या है? एक चिन्ह लगा हुआ है, और कभी भी एक चिन्ह के साथ दूसरा चिन्ह प्रयोग में नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक चिन्ह लगा हुआ है दूसरा लगा के मैं इनको आधा कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो पहली विशेषता क्या है? कभी भी ये स्वर रहित नहीं होते, यानी कि इनके नीचे हलन नहीं लगा सकते हम। क्यों? क्योंकि इनके ऑलरेडी ताड़न जात लगा हुआ है, यानी कि इनको द्वित्व भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम द्वित्व व्यंजन है। इनका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। ठीक है दोस्तों, ये इनके नाम है। ये विकसित भी हुए हैं, इनका विकसित हुए हैं क्योंकि मूल वर्ण तो ये वाले हैं। ये क्या है? इनसे विकसित हुए हैं, इसलिए इनको विकसित कहते हैं। उत्क्षिप्त कहते हैं, यानी कि फेंका हुआ, और द्वित्व कहते हैं, और ताड़न जात तो प्रचलन में है ही। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पहली विशेषता इसकी क्या है हमारे पास कि इनको कभी भी स्वर रहित यानी कि हलंत लगा करके स्वर रहित नहीं कर सकते, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बताता हूँ मैं आपको कि इनको कभी भी इनसे, इन वर्णों से कभी शब्द आरंभ नहीं होता है। कभी भी इनसे क्या नहीं होता? शब्द की आरंभ नहीं होता, यानी स्टार्ट नहीं होता। जैसे ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर सबसे पहले ये वाला आ जाए और फिर शब्द लिखा जाए। प्रारंभ का जो वर्ण आएगा वो ये वाला नहीं आएगा, चाहे बीच में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये दोनों वर्ण स्टार्ट में नहीं आएंगे दोस्तों, बाद में बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं आएंगे। यानी कि इन वर्णों का कभी भी क्या नहीं होगा? आरंभ से स्टार्ट नहीं होते। शब्द आरंभ में, यानी कि ये वर्ण कभी भी आरंभ में नहीं आते। 2 विशेषता है इनकी जो मैंने आपको बताई है। अब एक रूप में आपको देता हूँ, तो उस रूप का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। एक तो वांग में ये होता है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है दोस्तों, और एक वांग में ये होता है। दोनों ही आपको मिलेंगे वांग में रूप। आप मुझे बताइए इनमें से शुद्ध कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। पहला है तो 1 लिखिए, दूसरा है तो 2 लिखिए। जल्दी से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर आपने ये ऑप्शन दिया है तो दोस्तों ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अभी भी बताया 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते। आपका सही यही होगा। ये वाला क्या है? ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, जिसमें स्वर रहित होने के कारण अधूरा है। ठीक है दोस्तों, ये ताड़नजात वर्ण नहीं है, ये ताड़नजात वर्ण नहीं है, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है जो न होता है, और स्वर रहित होने के कारण क्या है? इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ताड़नजात स्वरों व्यंजनों पे आप क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की।
जो हम अन्य महत्वपूर्ण वर्ण पढ़ रहे हैं उनमें। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको विदेशी की, जो आपको बता चुका था कि विदेशी स्वर व्यंजन दोनों ही होते हैं। मैं दोनों की ही चर्चा कर लेता हूँ आपको एक साथ। देखो, विदेशी स्वर भी होता है और विदेशी व्यंजन भी होते हैं। इन दोनों का दूसरा नाम जो है विकसित है। क्या है दोस्तों? विकसित है। विकसित स्वर व्यंजन दोनों ही है। अगर स्वर की बात करेंगे तो विकसित स्वर है और व्यंजन की बात करेंगे तो विकसित व्यंजन है, क्योंकि ये हिंदी और संस्कृत दोनों से ने इनका विकास हुआ है, जो कहाँ से हुआ है? विदेश से हुआ है। और विदेश से होने के कारण क्या है? ये विदेशी स्वर है, विदेशी व्यंजन है। इनको दूसरा नाम दोनों का ही क्या है? आगत भी है। आए हुए हैं इसलिए आगत कहते हैं इनको, दूसरा नाम। और इनके अलावा आए हुए को हम क्या कहते हैं हमारे देश में? मेहमान कहते हैं, इसलिए ये मेहमान भी है। दोनों का सेम नाम रहेगा, दोनों क्योंकि सेम ही है, सिर्फ व्यंजन और स्वर का ही अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है। इनकी संख्या सबसे पहले पूछी जाती है कि संख्या कितनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ स्वर की, तो हमारे पास एक ही स्वर है। इनकी बात करूँ तो ये दोस्तों वह ऐसे है तो पाँच लेकिन NCERT जो है उसके अकॉर्डिंग ये है 3। कौन कौन से उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये तो है दोस्तों ये वाला चिन्ह जिसका होता है यानी कि ओ, अर्धचंद्र बिंदु, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अर्धचंद्र बिंदु ये जो है विदेशी है और क्या है? विदेशी स्वर है, जिसपे चंद्रमा तो है लेकिन बिंदी नहीं है, इसलिए अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि इसमें क्या क्या स्टार्ट हो जाता है, इनसे डॉक्टर लिखते हैं, स्टार्ट होता है डॉक्टर, कॉलेज, कॉलोनी, कॉफी, ये सब क्या है? ये विदेशी स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे। इनमें क्या है? विदेशी स्वर है दोस्तों, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विदेशी स्वर या विदेशी वर्ण कहते हैं। अब इसकी बात करें तो इनमें कितने हैं? 5 है। 5 तो कौन कौन से हैं दोस्तों? उन पांचों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। क, ख, ग, ज और फ। इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे यहाँ पर इनके नुक्ता चिन्ह लग जाता है दोस्तों। क्या लग जाता है? ताड़न जात नहीं है, नुक्ता चिन्ह है, ये लग जाता है। ये लगता है इन पांचों पर और किसी पे नहीं लगता है। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा वर्ण विदेशी है? तो हमारे पास ऑप्शन में मिल जाएगा ड भी मिलेगा, ढ भी मिलेगा और ज भी मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, या फिर मिल सकता है सभी। दोनों में से कोई मिल सकता है, सभी वाला ऑप्शन मिल सकता है या कोई नहीं वाला मिल सकता है। तो हमें टिक किस पे लगाना पड़ेगा? ड ढ तो हमारे पास क्या था? ताड़न जात था, यानी कि जय, इस वाले पे टिक लगाना पड़ेगा। या फिर सभी, सब पे देखोगे सब पे लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बिंदी लगी हुई है, नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, और नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इसका नाम क्या मानेंगे? सभी पे टिक लगा देते हैं। बल्कि ये नहीं पता कि इन दोनों को तो क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी में किसे लिया गया है, यानी क और ग को नहीं लिया गया है दोस्तों। मतलब किस किस को लिया गया है? ख, ज और फ, इन तीनों को एनसीईआरटी में मान्यता है, मतलब तीनों को ही लिया गया है। तो आपको ऑप्शन में इन तीनों में से मिल सकता है, निम्न में से कौन सा वर्ण विदेशी नहीं है, या फिर कह सकता है भिन्न है। इन दोनों ही क्वेश्चनों में से कैसे पूछ सकता है? यह तो कह सकता है कौन सा वर्ण क्या नहीं है? विदेशी नहीं है, या कौन सा इनमें से भिन्न है। तो वो ख भी देगा आपको ऑप्शन में, ज भी देगा ऑप्शन में,
फे भी देगा ऑप्शन में और डे भी देगा ऑप्शन में। अब बताइए भिन्न, अगर विदेशी की बात करूँ नहीं है तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे विदेशी हैं, लेकिन ये नहीं है। और अगर भिन्न की बात करूँ तो ये तीनों तो क्या है, विदेशी से यानी कि क्या है, आए हुए हैं, और ये क्या है, ताड़जात है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन इसमें से नहीं बनने वाले। और दोस्तों इसकी एक विशेषता जो है वो मैं बताता हूँ। वो विशेषता क्या है, देखिए जो अरबी फारसी शब्द है ये सारे के सारे क्या होते हैं, विदेशी, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं जो आपका नाम मिलेगा आपको अरबी फारसी नाम मिलेगा, अरबी और फारसी, विदेशी न कह के अरबी फारसी कह सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचना विदेशी स्वर विदेशी बताया है, व्यंजन बताया है, विकसित बता दिया, मेहमान बता दिया, लेकिन अरबी फारसी, ये अरबी फारसी है जो उर्दू में प्रयुक्त लिए जाते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है दोस्तों, उर्दू में प्रयुक्त लिए जाते हैं, इसलिए इनको अरबी फारसी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं और अगले पॉइंट की, क्योंकि आज हमारी अंतिम क्लास रहेगी वर्णों को लेकर के, और वर्णों में हम वैसे भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, वो अंत में है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे कि सर ने ये तो बताया ही नहीं। मैंने एक एक वर्ण के बारे में चर्चा की है, और जो महत्वपूर्ण थे अलग से, यानी कि वर्णों से भिन्न निकल रहे थे वर्णों के अंदर ही, उनको मैंने अलग से लिया है, ताकि आप अलग से आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा था कि इस वर्ण के बारे में तो चर्चा की ही नहीं है, वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, स्वरों की बात कर ली थी मैंने, व्यंजनों की बात करता हूँ मैं। व्यंजनों को स्वर रहित करना, यानी कि हम व्यंजन जो भी है उनको कैसे स्वर रहित कर सकते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कैसे स्वर रहित करेंगे वो देखना है। तो देखिए क्या करना है, हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला ध्यान देने वाला पॉइंट है कि हमारे पास एक रेखा ये होती है, एक रेखा ये होती है, इसे तो कहते हैं सिरोरेखा, और इसको कहते हैं खड़ी पाई। ये दोनों पॉइंट है, खड़ी पाई और सिरोरेखा। अब देखिए जितने भी व्यंजन सिरोरेखा और खड़ी पाई, यानी कि खड़ी पाई को विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। खड़ी पाई के आगे ही समाप्त हो जाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या लेना पड़ेगा हमें, कि जितने भी वर्ण ऐसे हैं जो सिरोरेखा जो है, खड़ी पाई जो है, यानी कि सिरोरेखा पे तो हमें हर वर्ण को लिखना है, लेकिन जो खड़ी पाई जो आएगी उस खड़ी पाई से पहले क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इधर ही ख़त्म हो जाएंगे वो सारे के सारे व्यंजन क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे व्यंजनों का एक पॉइंट आएगा। ये है हमारे पास, इनकी संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से आते हैं उनकी भी अभी चर्चा हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से वर्ण होंगे वो, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कितने 33 में से 22 गए तो 11 बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा पॉइंट मैं इससे पहले आपसे कर लेता हूँ, स्वर रहित कैसे किया जाएगा, यानी कि लिखा कैसे जाएगा। स्वर रहित करते हैं तो हमें सबसे पता है कि हम जैसे ख को स्वर रहित किया, क को किया, च को किया, छ को किया, ठीक है, ड को किया, हर वर्ण को हमें स्वर रहित करना आता है कि उसमें एक हलंत लगा दिया जाता है, स्वर रहित हो जाता है। लेकिन कभी भी हम एक वर्ण लिखते हैं या वर्णों का प्रयोग जब शब्द के बीच में करते हैं
जैसे यहीं पर कर रहा था मैं संयुक्त अक्षर, ये प्रयोग कर रहा था मैं, क्या कर रहा था, क को प्रयोग कर रहा था। तो इस तरह से शब्द के बीच में कैसे प्रयोग किया जाएगा, उनके 22 वर्णों को अलग तरीके से प्रयोग किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास खड़ी पाई को पार कर जाना। पार का मतलब है आगे निकलना, आगे निकलना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, खड़ी पाई के आगे निकल जाना या फिर उसे पार कर जाना। ऐसे वर्ण कितने होंगे, ये थे 22, ये है हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, अगला इसी में एक पॉइंट और है कि जो वर्ण, तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा इसमें, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि ऐसे वर्ण जो इस खड़ी पाई है ना, अब ये तो क्या थे, ये तो सिर्फ इधर इधर ही समाप्त हो रहे थे, ये खड़ी पाई के इधर भी थे और इधर भी जा रहे हैं, मतलब दोनों ही साइड में जा रहे थे, जो कितने हैं, 2 हैं। अब ऐसे भी होंगे जो ना तो इधर आगे रहेंगे ना पीछे रहेंगे, मतलब क्या होंगे, गोल रहेंगे, उन्हें गोल वर्ण कहते हैं। गोल वर्ण, गोल वर्ण होते हैं मतलब गोल रहते हैं ना, वो तो इससे इस साइड जाते हैं ना इस साइड जाते हैं, वो हमेशा कहाँ रहते हैं, ऑटो खुद ही बनते हैं। वो कौन कौन से वर्ण होंगे उनकी हम चर्चा करते हैं। एक बार इनको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक पॉइंट की चर्चा करता हूँ। अब देखिए, पहला पॉइंट की चर्चा कर लेता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, व्यंजन, जितने भी व्यंजन ऐसे होंगे जिनको खड़ी पाई को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, मतलब खड़ी पाई के आगे ही, खड़ी पाई के आगे ही समाप्त हो जाएंगे, मतलब यहीं समाप्त हो जाएंगे, इधर निकल जाएंगे। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सा है और इनको लिखेंगे कैसे। देखो, ऐसे वर्ण जैसे क को और फ को मैंने छुड़वा दिया, क्यों, क्योंकि वो इसमें आएंगे, क पार कर गया, फ भी पार कर गया। इसके अलावा गोल वर्णों की बात करूं तो हमारे पास एक तो आता है न। देखो, ये हमारे जो वर्ण है ना, ये खड़ी पाई इसमें है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये गोल मड़ोल है, यानी कि गोल के हुए नीचे से ऐसे घुमा हुआ है। ट है, ठ है, गोल हो रहे हैं, नीचे से गोल हो रहे हैं, इसलिए इनको गोल वर्ण कहते हैं। फिर इधर से हमारे पास ङ आ गया, ठीक है, ड आ गया, ढक्कन वाला ढ आ गया, ठीक है, र आ गया। कितने हो गए दोस्तों, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 और है आ गया। और एक वर्ण और रह गया दोस्तों, देखिए, ट वाली लाइन का आ गया, 6 वाली लाइन का 6 रह गया, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ड वाली का ड आ गया और 6 वाली का 6 आ गया। ये सारे के सारे वर्ण क्या है, गोल हैं। देखो कैसे कैसे गोल है, ये वाला यहाँ से गोल हो रहा है, ये वाला यहाँ से गोल हो रहा है, ये वाला यहाँ से गोल हो रहा है, ये वाला यहाँ से गोल, यहाँ से गोल, यहाँ से गोल, और ये यहाँ से गोल। र नहीं है, र अलग निकल जाएगा इन्हीं वर्णों के अंदर से। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब इनके अलावा 2 ही आगे और बचे जो हमारे यहाँ आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, बाकी जो सारे बच गए, उनको आधा कैसे किया जाएगा। आधा करने का तरीका देखो, जो भी ये, जैसे कि यहाँ से मैं ख की बात कर लेता हूँ, ग भी आ रहा है, ग की बात कर लेता हूँ, घ से गड़ी वाला भी आ रहा है, ठीक है, त से तरबूज वाला भी आ रहा है, थ भी आ रहा है, सभी में ये खड़ी पाई दिख रही है आपको, आ रही है। तो इनको आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ये 22 वर्ण ऐसे होंगे जिनमें खड़ी पाई को हटा देना, बस ये सारे के सारे वर्ण आधे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आधे हो गए। अब चाहे इन्हें आप किसी के भी साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको सही से आप ब के साथ प्रयोग कर लीजिए, च के साथ प्रयोग कर लीजिए, ट के साथ प्रयोग कर लीजिए, म के साथ प्रयोग कर लीजिए, ग के साथ, जिसके भी साथ प्रयोग करना हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ण आधे हो गए। मतलब आधा तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हमें किसी भी शब्द के बीच में प्रयोग करना है तो अगले शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं करना, खड़ी पाई को हटा देना और उसको प्रयोग में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया हमारे 22 वर्ण आएंगे, वर्ण आएंगे ऐसे, किन किन को छोड़ के, इनको छोड़ करके। दूसरा क और फ की, दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। क
और फ दोनों वर्ण ऐसे हैं कि इसकी खड़ी पाए को हटाएंगे क्या, हटाएंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ तो ना शब्द लिख देंगे कोई दूसरा, नहीं लिखते। तो क को और फ को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो आगे निकला हुआ उसका आधा हिस्सा हटाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप कहो सर मक्का जो शब्द है, जैसे देखो मक्का में आ गया आधा कैर, फिर आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके भी कुछ लिख सकते हैं। मुक्त है, मुक्त है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है हमारे, हम उस प्रयोग करके दिखा दिया मैंने। यहाँ पर देखिए क आधा है, आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं, फ भी आधा हो चुका है, उसके भी आगे कुछ जोड़ सकते हैं। तो यानी कि इस तरह से दो वर्ण है जो खड़ी पाए को पार करके यानी कि आगे निकल जाते हैं। देखो ये खड़ी पाए आगे निकल गया, यहाँ भी खड़ी पाए आगे निकल गया। अब ये ऐसे वर्ण हैं जो गोल हैं, ना तो इधर रहते ना इधर रहते, बीच में ऐसे गोल मटोल होते रहते हैं। जैसे सारे पे मैंने गोलाएं बताई, डंडा यहाँ है, फिर भी इधर भी है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा गोल मटोल होते रहते हैं। इनमें देखो क्या होता है, इनमें आपने एक ट्रक वर्ड देखा होगा, ट्रक ऐसे लिखते हैं। तो ये गोल मटोल है, इसमें क्या होता है, ट यहाँ लगता है, र ऐसे लग जाता है। तो इनमें कोई भी वर्ण आधा करना है तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे दोस्तों, जहाँ भी लिखेंगे। इनमें से कोई है नहीं होता। जैसे कि इसको अगर आप आधा करोगे क्या यहीं छोड़ोगे, नहीं होगा ये अगर आप कभी भी देखोगे कहीं पर इस तरह से भी लिखा मिलेगा, इस तरह लिखा मिलता है, इस तरह से डबल, यानी कि पूरा ही लिखा जाता है। सिर्फ होता है क्या है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ रहता है, ये हलंत लगा मिलेगा। इनमें सिर्फ हलंत लगाना है, इनमें है जो खड़ी पाए को हटाना है, इनमें आगे से काटना है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये था हमारे पास जो वर्ण थे। अब आप कहोगे सर कौन कौन से वर्ण हैं, इन वर्णों को छोड़ दो और कैफे को छोड़ दो, बाकी पूरे के पूरे खड़ी पाए को आगे ही खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे यहाँ खत्म हो जाते हैं, कै को फै को छोड़ करके और इन गोल वर्णों को छोड़ करके। आगे बात कर लेता हूँ अब मैं, इन्हीं में से मैंने रै को हटवा दिया था क्योंकि रै गोल नहीं होता, तो रै की और चर्चा कर लेता हूँ मैं। रै वर्ण देखिए, ये भी इसको भी स्वर रहित करना है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं ना रै वर्ण की, तो 4 प्रकार से करते हैं। रै वर्ण की भी ये 4 प्रकार से चर्चा करते हैं, ये 4 प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा हमें। अब देखते हैं कौन कौन है जो 4 प्रकार से लिखा हुआ देख चुका है, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। हाँ मैं 4 प्रकार से इस रै को देख चुका हूँ। रै वर्ण इसकी चर्चा करते हैं, इसको रेप भी कहते हैं, रेप वर्ण। आपने देखा होगा हम कभी भी छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय ऐसे पढ़ते थे, लेकिन जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो क को ककार कहते हैं, मतलब कार जोड़ देते हैं। तो सभी वर्णों में जोड़ेंगे, चकार जोड़ेंगे, हकार जोड़ेंगे, यानी कि XYZ जितने भी है ना, स्वर भी है, व्यंजन भी है, अकार जोड़ेंगे, मकार जोड़ेंगे, सब में कार जोड़ देते हैं। तो यानी कि इसका उच्चारण इस तरह किया जाता है। अपन संधि पढ़ेंगे ना, मकार वर्ण, हकार वर्ण, चकार वर्ण, लेकिन रै के लिए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे रेप वर्ण, इसके लिए पढ़ेंगे रेप वर्ण। ध्यान रखना, सभी के लिए कार वर्ण जोड़ करके पढ़ेंगे, लेकिन रै वर्ण ऐसा आएगा जिसके लिए हम संधि में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वर्ण चर्चा करें, रेप वर्ण से करेंगे। बाकी सभी वर्णों के पीछे क्या जोड़ते हैं, कार जोड़ते हैं, यानी हकार, ककार, खकार, सारे ऐसे कैसे ही पूरे वर्ण बोले जाते हैं। आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कैसे कबूतर, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रहे, हम क्या है तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उसके लिए हमें उनका सही उच्चारण यानी कि व्याकरण की दृष्टि से कैसे किया जाता है, कार जोड़ के किया जाता है वर्णों के आगे, र के अंदर रैप जोड़ के। पहला रूप देखिए इसका, पहला रूप है ये वाला जो स्वर सहित है। क्या है ये, स्वर सहित है, यानी स्वर इसके साथ मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको तो आप नॉर्मली कहीं पर भी पढ़ते हैं तो र इसी तरह दिखता है। दूसरा प्रकार दोस्तों इसका होता है, ये आपकी खड़ी पाई है, ये शिरोरेखा है, इसके ऐसा लगा हुआ मिलेगा, इसके इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये भी लेकिन बताइए दोस्तों, ये आधा है या पूरा है, स्वर रहित है या स्वर सहित है, बताइए दोस्तों। ये स्वर रहित है, स्वर सहित है।
ये भी क्या है, स्वर सहित लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी अ मिला हुआ है दोस्तों। इस र के अंदर भी अ मिला हुआ है। देखिए कैसे चर्चा कर लेता हूँ मैं यहीं पर। प्रकाश, ये सब देख रहे होंगे प्रकाश आप। इस प को इस तरह से लिखा जाता है, प्लस र लिखा जाता है, प्लस इस र को भी अगर हलंत कर दूंगा मैं तो अ निकालूंगा, नहीं तो मैं निकालता नहीं हूँ, डायरेक्ट का कर देता हूँ, प्लस सा स कर देता हूँ। लेकिन प के अंदर अ नहीं है हमारे पास, ये आधा है, तो इस र का अ और र पूरा का पूरा इसको इस तरह लिखा जाता है, यानी कि र कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है इस तरह से, प्रकाश, यानी कि इस तरह से र। तो बताइए प आधा है या र आधा है, इसमें र नहीं है दोस्तों, प आधा है, र पूरा है। र पूरा मतलब र के अंदर हमारे पास अ मिला हुआ है, मतलब स्वर सात है। स्वर सात का मतलब सहित है। तीसरा प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार दोस्तों गोल वर्णों के लिए प्रयोग किया जाता है। गोल वर्णों के लिए, वर्णों के साथ या उनके लिए प्रयोग। कैसे प्रयोग करेंगे गोल वर्णों के साथ? उसमें क्या होता है हमारे पास, ये वाला ही लगता है लगने में तो, लेकिन उनके खड़ी पाए रहती नहीं गोल वर्णों के, क्या रहते हैं वो गोल मटोल रहते हैं, तो उसके नीचे ऐसे लग जाता है दोस्तों। कैसे लग जाता है? ऐसे लग जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ट्रक लिख करके बताया था, ट ट गोल वर्ण था। अब मैं क लिखूं तो ये ट आधा है, तो आधा मैं ऐसे ही करूंगा, ट को आधा ऐसे ही करूंगा। अब मैं इसमें र तो लगाऊंगा, तो मैंने ये र लगा दिया दोस्तों। अब दिख रहा है आपको, इधर अलग पाई दिख रही है, अलग पाई दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये तो हलंतर, ये र है। ट्रक लिखा मैंने, ये तो क्या है हलंतर, ये क्या है र है, यानी कि इस तरह से ट्रक लिखा जाता है। आपने कई बार ट्रक लिखा हुआ देखते होंगे और कहते होंगे दोस्तों कि र है, ये पूरा का पूरा है, ट के नीचे पूरा का पूरा र ये नहीं होता, र होता है दोस्तों ये ओनली, जो भी क्या होता है स्वर सहित होता है, यानी कि इसके भी साथ में स्वर मिला हुआ रहता है दोस्तों। क्योंकि ट आधा रहता है इस तरह से और उसके र लग जाता है, इसलिए ट्रक बन जाता है ऐसे। तो आपने जैसे भी इतने भी जितने भी इस तरह से र देखे होंगे, वो आधा ही रह तो इधर रहता है और इधर है जो हलंत रहता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका चौथा प्रकार, चौथा प्रकार देखिए, इसको ट्रैक को आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, जिससे आपको र और ट में फर्क दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसका चौथा प्रकार। चौथा प्रकार जो हमारे पास आएगा वो आएगा ऊपर वाला र। क्या ये भी आधा है या स्वर सहित या रहित है, यानी कि आधा है या पूरा है? बताइए दोस्तों। ये है एक ऐसा स्वर आता है जो स्वर रहित रहता है, सहित नहीं रहता, मतलब साथ में इसके स्वर नहीं होता, ये आधा होता है। यह स्वर रहित होता है। एक यही रह आता है ऐसा जो आपके स्वर रहित होता है, मतलब इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ रहता। बाकी तीन प्रकार के ऐसे स्वर आए हैं, तीन प्रकार के ऐसे र आए हैं दोस्तों, जिनके अंदर स्वर मिला हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हमें आधा दिखता है, ऐसा लगता है कि आधा है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और लास्ट चर्चा कर रहा हूँ मैं आपको वर्णों का, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास क्या गिना जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसमें गिने जाएंगे हमारे पास वर्ण। आज मैं आपके पास साथ वर्णों को लेकर के वन टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ और समाप्त भी करने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट लिख करके पढ़ा करके। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको लग रहा है कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से या एक दिन एक्स्ट्रा क्लास और लेकर के आपको समझा सकूं। लेकिन मुझे पता तो चले कि टॉपिक कौन सा छोड़ दिया, कौन सी चीज़ छोड़ दी। अब मैं लेता हूं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूं कि वर्णों की संख्या टोटल होती कितनी है, आपसे कितनी पूछी जाएगी और आपका आंसर सही कब होगा। पहली पूछा जाएगा दोस्तों मूल वर्ण या फिर साधारण
वर्ण। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जाएगा? मूल वर्ण या साधारण वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आते हैं, इसमें 44 होते हैं, स्वर भी आते हैं इसमें, और प्लस व्यंजन भी आते हैं। यानी कि आगे पास पता है 11 + 33 बराबर 44। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 44 हमारे पास क्या है, ऐसे स्वर हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बने हुए हैं। तो हमारे पास अगर आपको क्वेश्चन के अंदर साधारण वर्ण, मूल वर्ण मिलता है तो आप करेंगे आंसर 44 सही। स्वरों की पूछ ली जाए तो करेंगे 11, व्यंजनों की पूछ ली जाए करेंगे कितनी? 44। अगर ओनली मात्रा की पूछ ली जाए तो करेंगे 10। ठीक है, अब दूसरा इसी में आगे देखिए, आगे मैं लिखता जाता हूँ, पॉइंट डालता नहीं हूँ। अयोग वाह की संख्या पूछा जाएगा आपसे। अयोग वाह, अयोग वाह स्वर भी लिख सकता है, अयोग वाह भी लिख सकता है, तो 2। ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात की दोस्तों संख्या पूछी जाएगी तो ये भी कितनी है? 2 है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की भी पूछी जाएगी तो दोस्तों है 4। अब काउंट करिए इन्हें, 2 2 4 4 2 4 4 8, और 8 अगर 44 में जोड़ी जाएगी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 52 हो गई क्या? यस, 52 हो चुकी है, ये हो गई। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे? दूसरा पॉइंट है ये, हिंदी वर्ण माला में कुल वर्ण। क्या पूछा जाएगा? कुल वर्ण पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछा जाएगा आपसे, जो है क्या आंसर दोगे? 52 दोगे। आगे फिर चर्चा करता हूं मैं कि इसके बाद में विदेशी, विदेशी स्वर 1 और विदेशी व्यंजन 3। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए? 52 और 56, कितने हो गए? 56। इनको कहेंगे हम 56, जो आंसर आया है तीसरा पॉइंट, कुल मानक वर्ण। क्या कहेंगे दोस्तों? कुल मानक वर्ण। ठीक है, कुल मानक वर्ण। दोस्तों देखिए, अगर आपसे मूल वर्ण या साधारण वर्ण की संख्या पूछी जाए तो कितने बताओगे? 44। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो हमारे पास आंसर आएगा 52। अगर कुल पूछ लिया जाए मानक वर्ण तो हो जाएगा 56। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आया? जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिए कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक एक पॉइंट, एक एक वर्ण को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।